इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आज का हमारा टॉपिक है। अभी तक हम ये जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। ठीक है, क्या करता है? एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। ठीक, फोर्स लगाने का उसका जो भी मेथड हो, ठीक है, फोर्स लगाने का जो भी मेथड हो, लेकिन एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल अगर हम रखें और उसके सामने दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आएँ तो हम देखते हैं एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने लगता है और फोर्स लगा के या तो उसको रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस दोनों नेचर के होते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक, यहाँ तक समझ आया? ओके, ये तो हुआ एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल के सामने एक न्यूट्रल बॉडी ला के रख दूँ, अनचार्ज बॉडी, उसके बावजूद भी चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाने लगता है। जबकि नियम क्या है? चार्ज किस पर फोर्स लगाएगा? चार्ज पर। लेकिन दूसरी बॉडी अगर चार्ज ना हो उसके बावजूद भी चार्ज बॉडी उस पर फोर्स लगाने लगती है, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। किस प्रिंसिपल की वजह से? हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, प्रैक्टिकली अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, देखिए क्यों। सपोज एक बॉडी है मेरे पास ये, और ये अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बोले तो इसका नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें चार्जेस नहीं है, जितने प्लस हैं उतने माइनस होंगे इसमें। तो ऐसे प्लस माइनस रैंडमली कुछ होंगे इसमें, ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे यहाँ वहाँ सब प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका अपना नेट चार्ज जीरो है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। मैं एक चार्ज बॉडी ला के इसके सामने रख देता हूँ। सपोज ये एक चार्ज बॉडी यहाँ मैं ऐसे लाया और इसके सामने मैंने रख दिया, सपोज दिस इज निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, अब सब हम जानते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी के सामने एक चार्ज बॉडी ला के रखो तो अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या होता है? ड्यू टू इंडक्शन, पोलराइजेशन, और दोनों तरह के चार्जेस इधर उधर दोनों कोने में बाइफरकेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो जाना। तो यहाँ पे देखिए ये किस टाइप का चार्ज है? निगेटिव। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। तो सारे पॉजिटिव चार्ज मूव होकर के इधर आकर के बाउंड चार्ज बन के खड़े हो जाएंगे। ये पढ़ चुके हैं हम ना, बाउंड चार्ज, याद है? और ये रिपल किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्जेस रिपल हो के जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं जा सकते क्योंकि इंसुलेटर है, एयर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके, अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसने किसको खींच के रखा है? हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो बाउंड चार्ज बन के यहाँ खड़े हैं, ये निगेटिव चार्ज इस पर कौन सा फोर्स लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बोलो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ओके, तो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन द टू, दिस इज R1। R1 कौन से फोर्स को रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ, बोलो जोर से, कौन से फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ये वाला डिस्टेंस R1? अट्रैक्शन के फोर्स को। ठीक है, ओके, निगेटिव चार्ज ने किसको रिपल किया है? निगेटिव चार्ज को, एंड देयर इज ए डिस्टेंस R2, दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ आया? ओके, ये वाला डिस्टेंस R1 और ये वाला डिस्टेंस R2 दो अलग अलग नेचर के फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन के फोर्स को, एक रिप्रेजेंट करता है रिपल्शन के फोर्स को। ये देखिए, दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर, दिस डिस्टेंस इज लार्जर। अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स, R अगर छोटा बड़ा हो जाए तो फोर्स भी क्या हो जाता है? छोटा बड़ा हो जाता है कि नहीं? बोलिए, है? ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कूलम्स लॉ लगाइए और इस बॉडी पर चार्ज है Q माइनस Q, इस बॉडी का चार्ज कितना है? 0। तो व्हाट इज द फोर्स? इट हैज़ गॉट चार्ज, निगेटिव चार्ज Q, और इस बॉडी का अपना चार्ज कितना है? 0। तो कूलम के लॉ से दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा?
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लगाइए कितना फोर्स बना। हाँ, Q1 की जगह क्या रखेंगे आप, Q2 की जगह क्या रखेंगे आप, 0। कितना फोर्स बना, 0 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, लेकिन अब देखिए ना, इंडक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, ओके, ये वाले चार्जेस यहाँ जमा हुए, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस देखो अट्रैक्शन फोर्स का कम है, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, डिस्टेंस देखो रिपल्सिव फोर्स का ज़्यादा है। कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा, अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है, कम। तो ये डिस्टेंस कम है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है। एक बॉडी पर दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, एक कम एक ज़्यादा। तो नेट फोर्स आ गया कि नहीं बॉडी में, बोलिए, नहीं आया समझ, समझ आया नहीं आया। देखिए, दिस डिस्टेंस हैज़ स्मॉलर लेंथ, सो सपोज दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, डिस्टेंस छोटा है, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर डिस्टेंस बड़ा हो जाए तो फोर्स क्या हो जाता है, कम। ये वाला फोर्स है सपोज 8 न्यूटन का, रिपल करने वाला। तो एक बॉडी में दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स काम कर रहा है 8 न्यूटन का। तो बॉडी पर नेट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। कितना नेट फोर्स, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का नेट फोर्स आया, और उस 2 न्यूटन की वजह से बॉडी को चलनी पड़ेगी। किधर आएगा नेट फोर्स, जिधर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन वाला, इसलिए 2 न्यूटन का फोर्स इधर आया, नेट फोर्स। देखो भाई 8 न्यूटन ये इधर लगा रहे हैं, 8 ये इधर भी लगा रहे हैं, 8 बैलेंस हो गए। 8 के अलावा इसके पास और कितना ज़्यादा है, 2, तो वो 2 न्यूटन क्या है, नेट फोर्स। तो उस नेट फोर्स से ये बॉडी क्या होने लगेगी, मूव होने लगेगी, अट्रैक्ट होने लगेगी, और ये ऐसे आने लग जाएगी। आया समझ में या नहीं आया, आया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, ठीक। एक बॉडी क्या है, चार्ज, और दूसरी बॉडी अनचार्ज है। उसके बाद भी इस चार्ज बॉडी ने इस न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स लगा दिया है ना, लगाया कि नहीं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंडक्शन के फिनोमिना से, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है, डिस्टेंस छोटा बड़ा होने की वजह से। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में नेट फोर्स बनेगा, और उसकी डायरेक्शन में बॉडी को चलनी पड़ेगी। तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बॉडी को आना पड़ेगा, मूव होगा, यानी फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं कूलम के लॉ से एक्सप्लेन करता हूँ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, तो जहाँ मैं Q1 Q2 रखता हूँ तो फोर्स ही 0 हो जाता है। तो क्या फोर्स 0 है या फोर्स है, तो आंसर है फोर्स है। तो क्या कूलम का फॉर्मूला गलत हो गया, या इंडक्शन का फिनोमिना गलत है, कूलम्स लॉ रॉन्ग है या इंडक्शन वाला लॉ रॉन्ग है, इंडक्शन का फिनोमिना। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, दोनों से मैंने आपको बताया कूलम इसका कैलकुलेशन क्या करता है, 0 फोर्स, और इंडक्शन के फिनोमिना से कुछ न कुछ नेट फोर्स बनता है 2 न्यूटन का बना। तो कौन सा फॉर्मूला गलत, कौन सा सही, आंसर है दोनों सही हैं। क्यों, कूलम्स लॉ हमने उस समय बात किया था किस पर एप्लीकेबल होता है, पॉइंट पर, और ये कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट होता, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट है, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके अंदर प्लस माइनस सब है। अब जैसे ही एक चार्ज बॉडी इसके सामने मैं ला के रखूँगा तो इसके अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन। तो इसमें अगर ये पॉइंट है तो इसके प्लस और माइनस कहाँ बाइफरकेट होकर के जाएंगे, इसमें तो कोना होता ही नहीं है, गैप होता ही नहीं है अंदर कि प्लस इधर आ जाए माइनस इधर आ जाए। समझ आ रहा है। और अगर प्लस माइनस पोलराइज नहीं हो सकते तो R1 R2 डिस्टेंस अलग अलग नहीं बनेंगे, और डिस्टेंस अगर अलग अलग नहीं होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तब नेट फोर्स 0 होता अगर ये क्या होता, पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट नहीं है, इसलिए कूलम का फॉर्मूला इस पर नहीं लग सकता। ये चीज़ समझ आया, ओके। ये तो चलिए एक छोटी सी बेसिक चीज़ हो गई ना। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि एक चार्ज बॉडी ने एक दूसरी बॉडी जो कि अनचार्ज है उस पर फोर्स लगाया, लगा किसी भी मेथड से लगा, इंडक्शन से लगा फोर्स, ठीक है। लेकिन हमारी इस दुनिया में फोर्स लगाने का एक तरीका है कि जिस बॉडी को फोर्स लगा के धक्का मारना है, पुश करना है या पुल करना है, उसमें सबसे पहले आपको कांटेक्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको धक्का मार सकते हैं आप। पुश करना या पुल करना दोनों फोर्स की एक्टिविटी है, लेकिन दोनों तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट बनाना पड़ता है, उसको टच करना पड़ता है, उसके बाद आप पुश करेंगे या पुल करेंगे। यहाँ पर इसने इस बॉडी को खींच लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से,
क्या इस बॉडी ने इसको टच किया? क्या मैंने उसको कांटेक्ट में लाया, टच किया, कि दूर रखा है मैं दूर रखा हूँ, उसके बाद भी वो उसको खींच ले रहा है। समझ आया? चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगा सकता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे हमको फोर्स लगाना अगर पड़ता है तो हमको बॉडी को टच करनी पड़ती है, उसके बाद हम उसको धक्का मारते हैं। बिना टच किए हम फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऐसी चीज़ होती है जिसके पास ये गुण होता है कि वो बिना टच किए किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, यानी फोर्स लगा सकते हैं बिना टच किए, बिना कांटेक्ट बनाए। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, एक चार्ज आप लेके आइए, इसने दूसरे चार्ज के साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाया। जैसे ही आप ये चार्ज लेके आओगे, ये चार्ज इसको धक्का मारेगा, ये ऐसे भाग जाएगा बिना कांटेक्ट बनाए। या अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, बिना टच किए इसको खींच लेगा, दोनों आगे चिपक जाएंगे, बिना टच किए एक दूसरे को फोर्स लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये कैसे हो जाता है? जबकि फोर्स लगाने के लिए तो कांटेक्ट इज नेसेसरी, कांटेक्ट इज मस्ट। बिना कांटेक्ट बनाए ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। कैसे? इसको हमको थोड़ा सा सोचना है और इसको हमको इमेजिन करना है, और यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है जी, ओके। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हमने एक नई चीज़ सोची। वो नई चीज़ ये है कि बिना टच किए एक चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है, भले वो चार्ज हो या नहीं हो चार्ज। ये ध्यान रखना हमेशा के लिए कि चार्ज बॉडी पर ही फोर्स नहीं लगाती, अनचार्ज बॉडी पर भी फोर्स लगाती है ड्यू टू इंडक्शन। लेकिन ये पॉइंट नहीं होना चाहिए बस। बड़ी साइज़ की बॉडी है तो इंडक्शन का फिनोमिना लगेगा, कोई ना कोई डिस्टेंस छोटा बड़ा होगा तो फोर्स भी छोटे बड़े हो जाएंगे, नेट फोर्स आ जाएगा, फोर्स लगेगा। ठीक बात? ओके। तो कैसे लगा लेता है फोर्स कोई चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी पर? तो इसके लिए हमने सोचा कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपने चारों तरफ बनाता होगा। समझ आया? जैसे ये एक चार्ज बॉडी में ला के रखता हूँ तो ये चार्ज बॉडी ज़रूर अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट बनाता होगा। क्या बनाता होगा? उस स्ट्रेंथ का हमने नाम रखा इफेक्ट। क्या नाम रखा? तो ज़रूर एक चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ अपना कुछ इफेक्ट क्रिएट करता होगा, अपना कुछ एरिया कवर कर लेता होगा, पूरे स्पेस में उसके चारों तरफ अपना इफेक्ट बनाता होगा। और वो ऐसा इफेक्ट बनाता होगा कि उसके अफेक्टेड एरिया में, उसके स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो फिर ये उसको बिना टच किए फोर्स लगाने लगता है, चाहे अट्रैक्शन का चाहे रिपल्शन का, बिना टच किए। तो हमने इमेजिन किया कि बिना टच करे ये फोर्स लगा लेता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो ये बनाता होगा चारों तरफ, क्योंकि बिना टच किए तो फोर्स लगता नहीं है। तो ज़रूर कोई ना कोई है चारों तरफ जिसको किसने क्रिएट किया है? इस चार्ज ने। ठीक है, भले वो हमको नहीं दिखती, वो अलग बात है, लेकिन फोर्स लगाने के लिए टच करके धक्का मारना जरूरी है। तो कोई होगा जो हमको दिखता नहीं है, बिना दिखे गायब हालत में वो किसी चीज़ को धक्का लगा देता है, उस पर फोर्स लग जाता है, भले हमको नहीं दिखता। और उसको बना कौन रहा है? ये चार्ज बॉडी। तो हमने इमेजिन किया कि एक चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट बनाता है पूरे स्पेस में उसके चारों तरफ, और उसके अफेक्टेड एरिया में, अफेक्टेड स्पेस में जब कोई दूसरा चार्ज बॉडी आ जाता है तो फिर ये उस पर फोर्स लगाने लगता है। दूसरी चार्ज बॉडी जैसे आती है इसके रीजन में, इसके स्पेस में या इसके अफेक्टेड एरिया में, तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। क्या होने लगता है? फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। और इसने जो अपना इफेक्ट चारों तरफ बना रखा है, उस इफेक्ट का हमने नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रख दिया उसी का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? स्पेस, जगह, रीजन। समझ रहे हैं? किसके चारों तरफ का रीजन? एक चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, चारों तरफ का रीजन, जहां पर ये अपना क्या दिखाता है? इफेक्ट। और इफेक्ट से मतलब क्या है? फोर्स लगा सकता है, सीधी सी बात, दूसरे चार्ज पर। इसके अफेक्टेड एरिया में या इसके स्पेस में जहां तक इसका असर है, इसका दबदबा है, इसका फील्ड है, फील्ड यानी स्पेस ही होता है, तो जहाँ तक इसका स्पेस है, जहाँ तक इसका फील्ड है, जहाँ तक ये इफेक्ट दिखा सकता है, अगर उस एरिया में, उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो फिर उस चार्ज पर फोर्स लगने लगता है इसकी वजह से। और अगर वो चार्ज इसके अफेक्टेड एरिया से बाहर रहता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। जैसे ही इसके अफेक्टेड एरिया में आता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो इस पर फोर्स लगने लगता है, चाहे अट्रैक्शन चाहे रिपल्शन, लेकिन फोर्स लगने लगता है। और ये वाला जो अफेक्टेड एरिया है उसका नाम क्या रखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन वर्ड? क्या? स्पेस अराउंड ए चार्ज। स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस है, जगह है, लोकेशन। समझ रहे हैं? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज। और कौन सा स्पेस? जहाँ ये क्या कर सकता है? अपना क्या? अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं एक लाइन में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज। ठीक है, नोट करें इसको।
its effect can be experienced. हो गया? So what is electric field? It is space around the charge. ठीक है? हो गया ये कि नहीं? अब ये जो इफेक्ट है ये कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। ठीक है जी? ये इफेक्ट कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। इसका क्या मतलब है? कहीं पर ये फोर्स कम लगाता है और कहीं पर ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो अलग अलग लोकेशन पर इसका जो पावर होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत, वो कहीं कम होती है और कहीं ज़्यादा होती है। तो अलग अलग जगह पर इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत कम या ज़्यादा हो सकती है। इस स्ट्रेंथ को, इस ताकत को हमने एक नाम दिया, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी? सो दिस इफेक्ट can be maximum or minimum at different location. This effect can be maximum or minimum at different location and is called intensity ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके लिए हम एक सिंबल रिजर्व कर रहे हैं E। ठीक है? ड्यू टू डिफरेंट लोकेशन, ड्यू टू डिफरेंट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। कहीं पर ये ज़्यादा फोर्स लगाता है और कहीं पर कम फोर्स लगाता है। इसलिए अलग अलग लोकेशन पर इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत अलग अलग होती है। तो हम बार बार स्ट्रेंथ, पावर, ताकत ये सब ना बोल के कौन सा शब्द इसके लिए हम यूज़ करते हैं? इंटेंसिटी। हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। अगली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है क्योंकि कम फोर्स लगता है चार्ज पर। ठीक है? इसको ऐसे समझिए, सपोज दिस इज ए चार्ज हु इज क्रिएटिंग इट्स इफेक्ट ऑल अराउंड इटसेल्फ। सो सपोज ए चार्ज आई एम ब्रिंगिंग हियर, इस पर हमने देखा यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाता है अपनी तरफ। कितना? हमारे पास नापने के लिए मेथड है, हम स्प्रिंग लगा के इसको मेज़र कर सकते हैं। फोर्स को स्प्रिंग लगा के, वेट बैलेंस लगा के फोर्स को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप लोग सब्जी मेज़र करते हो वेट लगा के, ऐसे स्प्रिंग लगा के हम मेज़र कर सकते हैं। दुनिया भर के तरीके हैं फोर्स नापने के। तो सपोज़ यहाँ पर हमने इस चार्ज को रखा, हमने इस पर फोर्स एक्सपीरियंस किया 10 न्यूटन। कितना लगा? तो हमने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है? 10। स्ट्रेंथ कितनी है? 10। अगर मैं इसी चार्ज को यहाँ रख दूँ थोड़ा सा दूर, तो मैं देखता हूँ उस पर सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो फोर्स कम हो गया। क्यों? यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो गया। पहले डिस्टेंस कम था तो ज़्यादा फोर्स लग रहा था। तो हम बोलेंगे यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कितनी है? 10 ज़्यादा। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या है? कम, 5। तो अलग अलग जगह पर उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। समझ आया कि नहीं आया? आया? अच्छा, इसकी इंटेंसिटी कैसे मेज़र करते हैं, कहाँ पर कितनी है और कैसी है? तो इसकी इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हमने तरीका क्या निकाला? फोर्स। एक चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, जहाँ पर, समझ आया? एक चार्ज पार्टिकल पर जितना फोर्स लगेगा जहाँ पर, उसको हम उसी लोकेशन की इंटेंसिटी मान लेंगे। समझ आया? सपोज़ इसमें ध्यान से समझिएगा, फोर्स का कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, सपोज दिस इज ए चार्ज जिसने चारों तरफ अपना फील्ड क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ आया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज आ गया। ठीक है? अब इसको मैं ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ की इंटेंसिटी मुझे मालूम है। ये इंटेंसिटी अलग अलग जगह हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, ऐसे करके। तो सपोज़ यहाँ की इंटेंसिटी है E। कितना? E कोई नंबर होगा, 10, 12, 14, 15 कोई नंबर। तो सपोज़ ये एक चार्ज है जिसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है चारों तरफ, और इस लोकेशन पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? E। इंटेंसिटी कितनी? E। यहाँ पर एक मैं Q चार्ज ला के रखता हूँ, टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट करने के लिए कि फोर्स लग रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो एक चार्ज मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ, मैंने देखा इस पर कुछ फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। इस लोकेशन की इंटेंसिटी कितनी, E, कितना चार्ज ला के रखे, Q, तो व्हाट इज़ द फोर्स, Q इंटू E, बस हो गया कैलकुलेशन। E अगर पता है, E क्या करता है, फोर्स लगाता है, किस पर, चार्ज पर, कितना फोर्स लगाएगा, E पता है, Q पता है जिसको रख रहे हो, E और Q को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, फोर्स आ गया। समझ आया कुछ कुछ कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए बोलिए, आया। अब फिर से देखो, सपोज दिस इज ए चार्ज जिसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, यहाँ की इंटेंसिटी है E इस लोकेशन की, ठीक है। मैं एक चार्ज लाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, मैंने देखा इस चार्ज Q पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ये 10 न्यूटन मैं कैसे निकालूंगा, कैसे, Q इंटू E करके निकालूंगा। जो E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो चार्ज आप रख रहे हो वो, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक लोकेशन की कितनी है, E। अगर वहाँ पे मैं एक चार्ज रखता हूँ Q, तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, Q इंटू E। डायरेक्ट फोर्स निकालने का कैलकुलेशन क्या बन गया, अगर किसी लोकेशन की इंटेंसिटी मालूम है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की E है, और वहाँ आप जो चार्ज रख रहे हो Q, तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, Q इंटू E, दिस इज़ द फोर्स, ठीक है। इसको नोट करो। ठीक है, हो गया ये, ओके। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं कि ये किस तरह की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो देखो, सपोज दिस इज ए चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ, एक पर्टिकुलर लोकेशन ले रहा हूँ, इस लोकेशन की इंटेंसिटी कुछ होगी, सपोज E होगी, ठीक। अब हमने देखा कि एक मैं चार्ज लेके आता हूँ, ये छोटा सा चार्ज, यहाँ पर चार्ज रखा, इस पर फोर्स लगता है 10 न्यूटन, कितना लगा, 10 न्यूटन लगा, ठीक। उसी लोकेशन पर रखा हूँ, ठीक। अब इसको यहाँ से हटा लिया, एक दूसरा चार्ज ला के रखता हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ सेम जगह रखा, सेम जहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है E, सेम लोकेशन पर एक दूसरा चार्ज रखता हूँ। सपोज पहले रखा था 1 कूलम का चार्ज, अब कितना रख रहा हूँ, 2 कूलम का चार्ज। तो जब 1 कूलम रखे थे तो कितना फोर्स लगा था इस पर, 10 न्यूटन। 2 कूलम रखता हूँ तो मैं देखता हूँ लगता है 20 न्यूटन, कितना लगा। और यहीं पर अगर मैं 3 कूलम का चार्ज रख दूँ तो उस पर लगता है 30 न्यूटन। 4 कूलम का चार्ज रख दूँ तो उस पर कितना लगता है, 40 न्यूटन। ना मैं ये डिस्टेंस बदल रहा हूँ और ना मैं इस चार्ज को बदल रहा हूँ जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। इसका मतलब इस लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, चार्ज। एक बार 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम। तो चार्ज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, हम क्या देखते हैं, फोर्स वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो ये जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। चार्ज बढ़ाते जाओगे फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आपको या नहीं आया, आया। दूसरी चीज़, अगर मैं चार्ज को 1 कूलम ही रखूँ सेम, और एक बार इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इस लोकेशन की इंटेंसिटी कुछ होगी, तो यहाँ मैं देखता हूँ उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगता है। अगर मैं सेम 1 कूलम के चार्ज को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, मैं देखता हूँ 10 न्यूटन लगने लगता है। यहाँ पे रख देता हूँ 20 न्यूटन लगने लगता है। यहाँ रख देता हूँ 30 न्यूटन का फोर्स लगने लगता है। अब मैं क्या चीज़ नहीं बदल रहा, चार्ज। क्या चीज़ बदल रहा हूँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस बदलना यानी क्या चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी।
यहाँ की स्ट्रेंथ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो अगर मैं ई बदलता जाता हूँ बार बार डिस्टेंस चेंज कर करके, तो भी फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने देखा कि ये जो फोर्स है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज पर जिसको रख रख के आप टेस्ट कर रहे हो, और एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। दोनों में से कोई भी बदलेगा फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये वाला फोर्स किस पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर, एक चार्ज पर और एक इंटेंसिटी पर। अब सबसे पहले हम क्लियर कट नाम दे देते हैं चार्जेस का, ठीक। जो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ए चार्ज विच इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, दिस चार्ज इज नेम एज सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलना, सोर्स चार्ज। और जिसको रख रख के हम टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा लग रहा है, टेस्ट करने वाला चार्ज, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हमेशा हम कैपिटल क्यू से दिखाएंगे, किससे, और टेस्ट चार्ज को हमेशा स्मॉल क्यू से दिखाएंगे, याद रहेगा। ओके, तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये समझ आया। किसी जगह की इंटेंसिटी आपको मालूम है और आपने कितना टेस्ट चार्ज रखा है वो आपको मालूम है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फोर्स कितना लग रहा है वो मिल जाएगा। ठीक बात, आया समझ या नहीं आया, आया। हाँ जी, अब देखिए, दिस इज़ ए सोर्स चार्ज जिसने चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। ठीक है, मैं एक टेस्ट चार्ज लाके यहाँ पे रख देता हूँ, दिस इज़ टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, सोर्स। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, E। तो इस चार्ज पर, इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, पहला मेथड ऑफ अप्रोच, कितना फोर्स लगा, Q इंटू E लगा। ये किस पर फोर्स लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज पर, जो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी है, E। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E। ये निकल गया एक मेथड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज से। दूसरा, इसी फोर्स का कैलकुलेशन हम कूलम के नियम से पहले कराए हैं। ठीक है, सपोज दिस इज ए सोर्स चार्ज, दिस इज व्हाट, टेस्ट चार्ज। दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, और हम ये जानते हैं कि अगर दो चार्जेस कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हों तो उन पर कितना फोर्स लगेगा। दूसरा कैलकुलेशन क्या है फोर्स का, बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है, यही चीज़ है ना। हाँ जी, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने टेस्ट चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉलेज से ये फोर्स निकाला, कुछ आया, ठीक। उसके बाद ये दोनों चार्ज और इस डिस्टेंस के नॉलेज से मैंने फोर्स निकाला, कुछ आया। क्या दोनों में अलग अलग फोर्स आया या सेम आया होगा, क्या लगता है आपको, अलग अलग फोर्स कैलकुलेट होके आएंगे इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से, या सेम फोर्स कैलकुलेट होके आएंगे। क्यों, क्योंकि ना हम कैपिटल Q बदल रहे हैं, ना स्मॉल q बदल रहे हैं, और ना दोनों के बीच के डिस्टेंस को बदल रहे हैं। तो जो फोर्स पहली सिचुएशन में आएगा वही फोर्स दूसरे सिचुएशन में भी आएगा। तो मेरे को दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है उसको निकालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस आ गए, दो अप्रोच आ गए। मैं दोनों अप्रोच से चलूँगा, मुझे सेम रिजल्ट मिल जाएगा, समझ आया। तो इसका मतलब है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों कैसे होंगे, सेम, एक ही चीज़ का कैलकुलेशन देते होंगे, तो हम दोनों को बराबर लिख लेते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा नोट डाउन करता हूँ, इसको नोट कीजिए आप। ए टेस्ट चार्ज स्मॉल q is placed at a distance r from a source charge then Coulomb force will be, force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. This is first calculation of force. This is second calculation of the same force according to Coulomb's law. From first and second, both gives same results. दोनों फोर्स एक ही रिजल्ट्स दे रहे हैं ना, सेम चीज़ का कैलकुलेशन बता रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन तो बदल नहीं रही, इसलिए दोनों क्या होंगे आपस में बराबर।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे आपस में बराबर। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। मैं ये मिटा के लिख रहा हूँ, ओके। ये मिटा दूँ ना, तो दिस इज क्यू ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही बना। दोनों तरफ से स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा, सेम है। स्मॉल क्यू कैंसिल कर दीजिए, क्या बचाइए, E इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, यहाँ से भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये हुआ ठीक। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, टेस्ट चार्ज। कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जो लग रहा है और टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज डिस्टेंस। तो सोर्स चार्ज, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन ये। जब भी सिचुएशन आएगा, टेस्ट चार्ज दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा या फोर्स निकालना रहेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेस्ट चार्ज वाला। जब भी सिचुएशन आएगा, सोर्स चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी होगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सोर्स चार्ज वाला। अब यहाँ से फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, बहुत सारे, समझ आया, और आपको याद करना है। हो गया ये। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया यहाँ तक, बोलो बोलो बोलो, हाँ जी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज, कि r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक ये है, एक ये है। अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। मेज़र करना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैसे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, यहाँ से देखिए। ये तो खैर अभी सोर्स चार्ज से है, पहले यहाँ से समझिए, ठीक है। मैं जिस टेस्ट चार्ज को रख के एक्सपीरियंस कर रहा था कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है उस पर, उसकी हेल्प से हम इसको मेज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड नापना तो हमको नहीं आता, लेकिन फोर्स नापना तो हमको आता है ना, स्प्रिंग लगा के, वेट बैलेंस लगा के फोर्स हम नाप सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं चार्ज को 1 कर दूँ, 1 कूलम, कितना, तो उस समय उस 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन बन जाएगा। आया समझ में। तो किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, कम है कि ज़्यादा है, इसको नापने का तरीका क्या है, 1 कूलम का चार्ज लीजिए, क्या करना है, 1 कूलम का चार्ज, ये सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ। 1 कूलम का टेस्ट चार्ज लीजिए, यहाँ रखिए। हमने देखा इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना लगा, हाँ, ये कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, 1 कूलम। 1 कूलम के चार्ज पर फोर्स कितना लगा, 5 न्यूटन। 1 हो गया, ये खत्म। फोर्स कितना लगा, 5, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, 5। समझ आया। जितना फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोल देना, क्या बोल देना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, उस लोकेशन की। समझ रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है, चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम, यूनिट चार्ज। 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ देखा मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 1 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, 10। तो हम क्या बोलेंगे, इस लोकेशन की इंटेंसिटी कितनी, 10। कितना, 10। यहाँ पे रखा 50 न्यूटन, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, 50। तो बहुत आसान है, एक छोटा सा 1 कूलम का यूनिट चार्ज लीजिए, उसको रखिए, उस पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट लोकेशन। तो ये हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया, ठीक। तो इसको आप नोट कीजिए। इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स experienced by a unit test charge, force experienced by a unit test charge placed at that location. समझ आ रहा है? Intensity of electric field at any location is what? It is numerically equal to force experienced by a unit charge which is kept at that location. एक यूनिट चार्ज को किसी लोकेशन पर रखिए, उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही फोर्स न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा? उस लोकेशन की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। आया समझ? तो हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। हमने क्या किया? इफ़ Q इज़ 1 कूलम तो E किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर। तो जो फोर्स होगा वही क्या माना जाएगा वहाँ का? E। लेकिन याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं है, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं है, फोर्स का कैलकुलेशन है, या फोर्स का कैलकुलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं है, ये याद रखिएगा। फोर्स के कैलकुलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे रहे हैं, उसको नाप ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, ठीक है? एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, कैसे? चार्ज पर फोर्स लगाता है, बार बार हम बोलते आ रहे हैं इतने दिन से, लेकिन हकीकत ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है। तो फिर क्या होता है? थोड़ा सा सीक्वेंस समझिए और इसको याद कर लीजिए। एक चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है चारों तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पर। तो फोर्स लगाने का काम किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। चार्ज नहीं लगाता फोर्स, चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाने का काम किसका? बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। ये समझ आया? यहाँ तक आया? सो E इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स। ये जब टेस्ट चार्ज कितना रख दें हम? 1 कूलम। तो ये सब डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डिफाइन करने का। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे, यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, फिर से सुनिए थोड़ा सा। हम बोल देते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, या एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। आप सुन लेते हो, समझ लेते हो, मान लेते हो। दिखता है क्या? देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम बोल देते हैं, आप मान लेते हो, उसको याद कर लेते हो। और कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं उठता कि कैसे फोर्स लगाता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बस हमारे गुरुदेव ने कहा है तो हम मान लेते हैं, उसको लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं, है ना? लेकिन कभी हम उससे काउंटर क्वेश्चन नहीं करते अपने गुरुजी से कि ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, क्योंकि वो तो दिखता नहीं, इमेजिनरी चीज़ है। बिना देखे कैसे कल्पना कर सकते हैं? जैसे मैं अगर इस चेयर को उठा के इधर मूव करना चाहता हूँ तो आपको दिखता है मैं इसको कैसे पकड़ रहा हूँ, किधर फोर्स लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, दिखता है आपको। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने पकड़ के इसको खींच के यहाँ सटा दिया, चिपका दिया, कैसे फोर्स लगा जी? कैसे पकड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे खींचा होगा, क्या मेथड होगा? इमेजिन नहीं हो पाता। बस हम उसको याद कर लेते हैं कि कोई चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स लगाती है, लेकिन कैसे लगाती है, क्या होता है, पूरी स्टोरी हमको नहीं समझ आती, क्योंकि हमने देखा नहीं है, सीधी सी बात। तो इसको समझिए कैसे फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता कैसे है, ठीक है? तो ये बिल्कुल कैसा दिखता है समझिए। देखिए, ये कोई रूल नहीं है, किसी किताब में नहीं है, है ना? और इसमें कोई काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है कि आप ये बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, क्योंकि कोई रूल नहीं है, कोई किताब में नहीं है, ठीक है? तो इसको मैं समझाता हूँ बच्चों को ऐसे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगाता होगा। तो आंसर है, उसका अपना एक मेथड है, और ये फोर्स बिल्कुल वैसे ही लगाता है जैसे मकड़ी का जाला। कौन लगाता है फोर्स? मकड़ी का जाला। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आंसर है जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसा होगा, ठीक है? मकड़ी का जाला 2 काम करता है। आपने कभी देखा है? आप कभी जंगल गए हों, नदी पहाड़ गए हों, किसी गुफा के
मुहाने पर गए हों तो वहाँ देखे होंगे मकड़ी बड़े बड़े जाल बुन देती है पेड़ों में, गुफाओं के सामने दरवाजे पे, या घर काफ़ी दिनों के लिए खाली छोड़ दें आप तो घर में भी जाले लग जाते हैं बड़े बड़े, देखें कभी आप। जाला इतना बारीक होता है कि कोई इंसेक्ट अगर उड़ के आए तो उसको वो जाला दिखता नहीं, इतना बारीक बुनती है मकड़ी उसको। कभी तो मोटा रहता है तो आपको दिखता है, कभी इतना फाइन होता है, कभी आप देखे होंगे एक मकड़ी ऐसे उतरती है लेकिन वो जाला नहीं दिखता, बस ऐसे उतरती हुई मकड़ी दिखती है। कभी देखें आप, इतना पतले पतले स्ट्रिंग होते हैं उस जाल के, वेब के, वो जाल दिखता नहीं आँख से, हमको नहीं दिखता तो दूसरे इंसेक्ट को कहाँ से दिखेगा, ठीक है, इतने पतले वेब्स वो बुनती है। अब जो वेब है उसके दो काम हैं मकड़ी के जाल के। पहला काम ये होता है कि अगर कोई इंसेक्ट आई, अब जाल तो उसको दिखता नहीं है, आके फंस जाएगी वेब में। अब जैसे ही कोई जाल में आकर के फंसता है तो वेब दो काम करता है। क्या, कितने? दो काम। पहला काम ये करता है मकड़ी का जाला कि जितनी बड़ी चाहे जाल हो, कितनी भी बड़ी जाल हो और इंसेक्ट कहीं भी फंसा हो, मकड़ी का जाल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है मकड़ी को, मकड़ी जहाँ भी बैठी हो उसको पता चल जाता है कि कोई फंसा है, कहीं पर फंसा है, कोई इंसेक्ट आया है। और ये कौन बताता है उसको? स्ट्रिंग, वेब, मकड़ी का जाल बताता है। तो मकड़ी के जाल का पहला फंक्शन होता है कि वो मकड़ी को सिग्नल भेजती है, इन्फॉर्म करती है कि कोई आया है ना, पहला जॉब। समझ में आया? अच्छा, अब मकड़ी उससे क्वेश्चन पूछती है, किससे? अपनी जाल से, कि कौन आया है, मेरी जात का है कि दूसरी जात का है, यानी मैं प्लस हूँ तो वो भी प्लस है कि माइनस आया है। चार्ज की भाषा में समझिए, ये क्या है मकड़ी? सोर्स चार्ज। क्या है? अब इसका ये जो फील्ड है मकड़ी का जाला, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आके फंस गया है, इंसेक्ट। अब जैसे ही चार्ज आएगा, ये मकड़ी का जाला, इलेक्ट्रिक फील्ड मकड़ी को क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी कि कोई आ गया आपके फील्ड में। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? पूछेगा कौन आया है भाई, मेरी जात वाला आया है कि दूसरी जात वाला आया है, यानी अगर मैं प्लस हूँ तो प्लस वाला आया है चार्ज कि माइनस वाला आया है। तो मकड़ी का जाल बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि नहीं नहीं प्लस आया है। अब ये खुद सोर्स चार्ज प्लस है और वेब क्या बता रही है इसको, कौन आया है? प्लस चार्ज। तो ये क्या बोलता है? नहीं नहीं मेरी जात का, भगा दो उसको, रिपल करो। क्या करो? तो मकड़ी का जाल उसको पुश कर देता है, वो भाग जाता है। समझ आया? अच्छा, लेकिन अगर जाल ने बोला कि नहीं नहीं नेगेटिव चार्ज आया है, तो फिर ये क्या बोलेगा? खींच लो, क्योंकि ये प्लस है, माइनस को क्या करेगा? खींचेगा, खींच लो। अब ये खुद चल के वहाँ नहीं जाती उसको पकड़ के खींचने के लिए, ये क्या करती है? यहीं से मुंह खोलती है और जाल को लपेटना शुरू करती है। किसको? जाल को खींचना शुरू करती है, और जहाँ पर वो इंसेक्ट फंसा रहता है जाल में, वहाँ जाल उसको रोल करना शुरू करती है। लपेटते 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 ये जाल को खींचती है मकड़ी अपने मुंह से, और वहाँ से वो रोल होते 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 इसके मुंह में आ जाता है। ये चल के वहाँ नहीं जाती। समझ आया? अब जो इंसेक्ट वहाँ फंसा था, उस इंसेक्ट को किसने फोर्स लगा के खींचा? जाल ने। समझ आया? तो जो चार्ज कहीं आकर के फंसा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सोर्स चार्ज यहीं रहता है, जो चार्ज आके फंसा है उस चार्ज को पकड़ के कौन खींच के लाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रिंग खींच के लाती है। ये मकड़ी या सोर्स चार्ज वहाँ नहीं जाता उसको पकड़ने। आया समझ? तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट राइट द वे, तो ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है समझाने का, लेकिन आपको इमेजिन हो जाए इसलिए ये स्टोरी मैंने बांधी है। तो इससे आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क करता है, कैसा दिखता होगा। तो आप इसको मकड़ी की जाल की तरह इमेजिन कर सकते हो। आया समझ? तो इसके दो जॉब समझ में आए। पहला जॉब क्या करता है? ये इन्फॉर्म करता है कि कोई आया है आपकी फील्ड में, प्लस या माइनस। दूसरा काम क्या? प्लस है तो क्या करता है? रिपल। अपोजिट चार्ज वाला है तो क्या करता है? ये धागे खुद उसको पकड़ के खींच के ले आते हैं यहाँ, मकड़ी नहीं जाती वहाँ, सोर्स चार्ज नहीं जाता। आया समझ में? ये काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी क्या चीज़ होती है कि नहीं आया? बताइए। आ गया? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका यूनिट बना लेते हैं। ओके, आप दूसरे तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन। ऐसे भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, वही हमने वहाँ किया है। ओके, हाँ, अगला चीज़ है यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताइए। यहीं से बता दो या कहीं से भी देख के बता सकते हो, ठीक है? अच्छा, यूनिट से पहले एक चीज़ हमको और करना है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट पे आते हैं। बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर है ये क्या है?
अभी हमने बनाया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स। और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? आंसर है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। एक ऑब्जेक्ट पर जिधर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ आया? सो नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ E is direction of force experienced by test charge. टेस्ट चार्ज को जिधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, ओके। अब मुझे आप बताइए यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, और इसके लिए यूनिट आप लिख ही सकते हो फोर्स का, न्यूटन। और हाँ जी, सो दिस इज न्यूटन पर कूलम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क में आता है। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ हम वेक्टर का निशान लगा सकते हैं ना अब। ठीक है, फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डायमेंशन बता दो मुझे इसका। बताइए डायमेंशन। न्यूटन फोर्स के लिए क्या लिखना है? mlt-2, याद रहेगा फोर्स का। ओके, दिस इज mlt-2। अपॉन में कूलम है, कूलम का क्या लिखते हो? at। ओके, दिस इज at, करंट इनटू टाइम ना। एडजस्ट करिए, mlt-3 हो जाएगा, 1 ऊपर गया -1 हो गया, और a इनवर्स -1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट और डायमेंशन तो आपको बनाना आना ही चाहिए 12th में आने के बाद, यहाँ पर है ना। इसमें आपको नहीं अटकना है। फोर्स के, पावर के, एनर्जी के, वर्क के, इनके डायमेंशन आप याद रखिए, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो फोर्स का तो रट लो, mlt-2। एनर्जी आएगा उसका भी रट लेना, क्या होता है एनर्जी का, वर्क का, ml2t-2। यही होता है, नहीं याद है? L2 हो जाता है ना उसका। ठीक है, वर्क का, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है ना। वर्क क्या चीज़ है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो यही हुआ, एक और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और L मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L² हो जाएगा, ml²t-2। तो फोर्स का, वर्क और एनर्जी का ये आपको याद रखना, ये बार बार रिपीट होंगे। तो ये हो गया जी यहाँ तक। अच्छा, ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वाई वी कॉल इट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज? इसको पॉइंट चार्ज क्यों बोलते हैं? ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला बना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? कूलम्स का। और कूलम्स लॉ बेसिकली किसके लिए बना है? पॉइंट चार्ज। इसलिए कूलम्स लॉ के इस्तेमाल से जो फॉर्मूला बनेगा वो भी किसके लिए होगा? पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? 1/4πε0 Q/r²। Q इज व्हाट? सोर्स चार्ज। तो याद रखना, ये सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये बना रहा है तो r डिस्टेंस पर कितना बनाएगा? इतना बनाएगा। ये Q है सोर्स चार्ज, तो ये r डिस्टेंस पर कितना E बनाएगा? 1/4πε0 Q/r², ये Q। ठीक है, और अगर एक टेस्ट चार्ज आया यहाँ रखे तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ, या इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन होगा, या इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मैं किस लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ? स्मॉल q, टेस्ट चार्ज। तो आप क्या बोलोगे? इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, इफ दिस इज ए यूनिट चार्ज, तो इस पर जितना फोर्स लग रहा है वो इस जगह का क्या होगा? E होगा। अब अगर ये यूनिट चार्ज नहीं है तो आपको इसको यूनिट चार्ज बनाना पड़ेगा।
सपोज अगर ये 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर मैं रखता हूँ तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है 50 न्यूटन। कितना? हाँ, और ये कितने का चार्ज है? 2 कूलम का। तो बताओ यहाँ की इंटेंसिटी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 2 कूलम पर 50 न्यूटन लगा, तो हमको कितने कूलम पर फोर्स देखना होता है? 1 कूलम पर। यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको ई बोलते हैं ना। तो ये तो 2 कूलम है, 2 कूलम पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 1 न्यूटन पर कितना लगता होगा? 25। 2 कूलम पे 50 न्यूटन, तो 1 कूलम पे 25 न्यूटन, तो 25 1 कूलम पे एक्सपीरियंस होता है। तो इस लोकेशन की इंटेंसिटी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 25 न्यूटन पर कूलम। आया समझ? ऐसे करके हम ई बना लेते हैं। तो दोनों फॉर्मूले मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब दुनिया में हर चीज़ पॉइंट ही होती है क्या? नहीं होती। तो इसका मतलब है चार्ज के और भी शेप होते हैं। देयर आर वेराइटीज ऑफ शेप्स ऑफ चार्जेस एंड वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और बहुत तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और अगर चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो उनकी वजह से अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। समझ आया? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।